हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन किए थे और आज के वीडियो में भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से रिलेटेड ही कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा इरेशनलिटी। ओके, और एनसीईआरटी का दो थ्योरम भी पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। उससे पहले हम लोग को थोड़ी बहुत इरेशनल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले इरेशनल नंबर समझ लेते हैं और उसके बाद कुछ उससे रिलेटेड जानकारी होगी, उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो कि आगे आपके टॉपिक में काफ़ी सहायक होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अगर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सारा का सारा नंबर क्या कहलाता है? आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। अ नंबर which cannot be expressed in the form of p/q। क्या वजह है कि उसको p/q के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते? रीजन ये है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या वजह है भाई? तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर neither terminating nor repeating, ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है। इसी वजह से इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आइए जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 1.25, तो आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं 125 बटे में 100 कर सकते हैं। अब इसको p/q के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है, बल्कि क्या है? आपका रैशनल है। ओके, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1.01230012356012, ऐसा कुछ लिख दिया। अब ऐसा कुछ लिख दिया तो ये बताइए, ये नंबर को, इस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जब इसको p/q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, तो सीधी सी बात है कि ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे। ठीक है, कुछ और बातें सीख लेते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर except perfect square under a square root, हर एक पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ करके वो सारे के सारे स्क्वायर रूट के अगर अंदर होंगे, तो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? आपके इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, ऐसे कुछ। अब यहाँ पे देखिए, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसीलिए ये आपका नहीं होगा। ये जो होगा वो आपका वैल्यू देगा 2 या -2, +-2 दे सकता है। ओके, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4, और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है? 4। इसीलिए रूट के अंदर से अगर कोई चीज़ निकलेगी तो हमेशा अपने साथ क्या लेके आएगी? +- लेके आएगी। हम इसको आगे समझेंगे। ओके, तो ये जो है आपका 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए ये आपका √4 इरेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा? रैशनल होगा। √5 आपका क्या है? इरेशनल। √6 भी क्या है? इरेशनल। √7 भी क्या है? इरेशनल। √8 भी क्या है? इरेशनल, क्योंकि 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन √9 जो है वो आपका रेशनल है, क्योंकि ये +-3 वैल्यू लेके आएगा, जो कि ये आपकी क्या है? रैशनल है। ओके, ये क्या है? रैशनल है। तो बशर्ते कोई भी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट के अंदर हो, बशर्ते परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो हर नंबर क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल कहलाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एवरी इंटीजर
एवरी इंटीजर अंडर क्यूबिक रूट, अंडर क्यूबिक रूट, ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट जीरो एंड परफेक्ट क्यूब। जीरो एंड परफेक्ट क्यूब को छोड़ करके, ठीक है, जीरो एंड परफेक्ट क्यूब को छोड़ करके जितने भी सारे आपके नंबर होंगे क्यूबिक रूट के अंदर वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 3, क्यूबिक रूट 4, क्यूबिक रूट 5, क्यूबिक रूट 6, क्यूबिक रूट 7, क्यूबिक रूट 8, ओके, क्यूबिक रूट 8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूबिक रूट 1 भी हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि 1 परफेक्ट क्यूब है किसका, 1 का, तो ये नहीं होगा, ये रैशनल होगा, ये हो जाएगा, ये भी आपका इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन ये आपका क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये क्या है, 2 का क्या है, क्यूब है। 2 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 8, इसलिए ये आपका इरेशनल है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। ओके, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसकी मदद लेनी पड़ेगी हमको आगे कि टॉपिक को समझने के लिए। ओके, मैं उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई इंटीजर है I1 और यहाँ पे कोई इंटीजर है I2। इंटीजर प्लस इंटीजर जब भी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और हर एक इंटीजर आपका क्या होता है, रैशनल होता है, इसीलिए ये रैशनल भी हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर मैं इंटीजर माइनस अगर इंटीजर करूँ तो रिजल्ट में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। रिजल्ट में क्या आएगा, इंटीजर। और हर एक इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है, तो रैशनल भी हो सकता है। यानी सम ऑफ टू इंटीजर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स क्या होगा, इंटीजर भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, क्योंकि हर एक इंटीजर आपका क्या होता है, रैशनल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। फिर अगर इंटीजर मल्टीप्लाई अगर इंटीजर लेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको इंटीजर मिलेगा, और आप इसको रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर इंटीजर डिवाइडेड बाई इंटीजर तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, इंटीजर भी मिल सकता है या फिर यहाँ पे रैशनल भी आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या आया, 2। लेकिन यही 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आएगा 4/3, जो कि अब आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, और हर एक फ्रैक्शन आपका क्या है, रैशनल है। इसीलिए मैं यहाँ दोनों बातचीत को एक ही साथ लेके चल रहा हूँ, यानी इंटीजर भी और रैशनल भी। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी अगर क्वोशेंट लेंगे तो ये I2 जो होना चाहिए, यानी जो इस इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो इंटीजर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज़ को बशर्ते वो 0 ना हो, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में क्या आता है, इन्फिनिटी। ओके, फिर एक और बात सीख लेते हैं, रैशनल नंबर से रिलेटेड है। रैशनल प्लस रैशनल हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। ओके, 2 रैशनल का सम हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। 2 रैशनल का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। 2 रैशनल का मल्टीप्लिकेशन भी आपका क्या होता है, रैशनल होता है। और रैशनल को अगर किसी दूसरे रैशनल से डिवाइड करेंगे तो वो भी रिजल्ट में क्या देता है, रैशनल देता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो रैशनल होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं एक एग्जांपल ले लूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे ले लूँ मैं 3/2, तो करेंगे तो ये क्या आएगा, 4/2। तो 4/2 यानी बोले तो 2 क्या है, रैशनल है। ओके, अगर मैं R1 माइनस R2 की बात करें, रैशनल माइनस रैशनल की बात करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1/2 ले लिया और यहाँ पे ले लिया -3/2, करेंगे तो कितना होगा, 1 - 3/2 यानी क्या होगा, -2/2 यानी -1। तो -1 इंटीजर भी है और रैशनल भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ आगे थ्योरम की ओर। ओके, तो थ्योरम क्या है देख लेंगे, थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। हमने थ्योरम 1.1 एंड 1.2 कर लिया। 1.1 में लेमा वाला था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और 1.2 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाली थी बात। अब हम बात करेंगे 1.3 थ्योरम की और फिर 1.4 की। ओके,
तो हम लोग थ्योरम लिख ले रहे हैं, ठीक है। थ्योरम 1.3 क्या है कि लेट P is a prime, P is a prime number if P divides A square, then P divides A. P divides A where A belong to पॉजिटिव इंटीजर। ये हो गया थ्योरम 1.3। और ये जो थ्योरम है आपका 1.4 आपका है वो है कि ये शो कीजिए कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। √2 क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है। ओके, तो पहले थ्योरम की ओर चल रहा है, पहला क्वेश्चन की ओर चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि P जो है कोई आपका प्राइम नंबर है और P किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। तो आपको ये शो कर रहा है कि P किसको डिवाइड करेगा, A को, जहाँ पे आपका A जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो गिवन है कि सिंस A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, A इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर A कोई पॉजिटिव इंटीजर है सो इट कैन बी expressed in the form of प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दी Pn, ओके। जहाँ पे वेयर P1 P2 P3 ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑल आर प्राइम है, नहीं, साथ ही साथ मे बी सेम और डिस्टिंक्ट। ये बात हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ चुके हैं कि ये P1 P2 P3 ये Pn जो सारे हैं वो सारे के सारे प्राइम हैं, साथ ही साथ ये सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन बात A की नहीं हो रही है, बात हो रही है A स्क्वायर की। A स्क्वायर करना होगा तो आप बताइए कि यहाँ पे P1 P2 P3 और इस बात को भी आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग तो बोथ साइड होगी। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ये एक एग्जाम है कि अगर कोई भी दो चीज़ इक्वल है और दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एग्जाम कहा जाता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बातचीत क्या हो गई, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 ये Pn और फिर से मल्टीप्लाई P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 डॉट डॉट Pn। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है, यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 गुने 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं, तो वही बातचीत नहीं, और कोई बड़ी बातचीत नहीं है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सॉरी A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P। ये जो A स्क्वायर है वो P से क्या है, डिविजिबल है, दैट इज P इज द फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। A स्क्वायर का P क्या है, फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि A स्क्वायर का फैक्टर कौन कौन है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, बट A स्क्वायर हैज factors as P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ये होगा यहाँ पे A स्क्वायर डिविजिबल है P से, इसीलिए P जो है क्या है, वो A स्क्वायर का फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि A स्क्वायर के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है, P1 P2 P3 डॉट 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 ये Pn, ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप जरा याद कीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने बोला था कि किसी भी अगर पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। अगर अपने आप में यूनिक होता है और P क्वेश्चन में बोल रहा है कि P जो है A स्क्वायर का फैक्टर है और A स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे P1 P2 P3 Pn है सारे, तो जरूर हो ना हो ये जो P है उन्हीं में से कोई एक है, ये लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे सो ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ
FTOA, P is 1 out of P1, P2, P3, P4 डॉट Pn। तो P जो है इन्हीं में से कोई एक है, तो सो मान लिया लेट P इज इक्वल टू P1, ठीक है। इफ पॉसिबल अगर संभव है तो हमने मान लिया। तो P इज इक्वल टू अगर P1 है तो हियर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पे फ्रॉम 1 से हम देख सकते हैं कि P1 जो है वो A का क्या है, फैक्टर है। हियर फ्रॉम द इक्वेशन 1 A is divisible by P1। A जो है वो किससे डिविजिबल है, P1 से। सो A will also be divisible by P, क्योंकि P ही जो है वो P1 है या P1 ही जो है वो P है, हम ऐसा मान लिए हैं। क्योंकि ये P जो है उन्हीं में से कोई एक है, तो जब उन्हीं में से कोई एक है तो आप P1 नहीं मान सकते हैं, आप P2 भी मान सकते हैं या P3 भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हम मान लेंगे नहीं P3 है, तो P3 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A इज डिविजिबल बाई क्या लिख सकते हैं अपन, P3, क्योंकि P3 भी यहाँ पे तो एज ए फैक्टर है। तो A इज डिविजिबल बाई P3 है, सो A विल आल्सो बी डिविजिबल बाई P, क्योंकि P ही आपका P3 है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम 1.4 को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे आपको ये दिखाना है कि √2 क्या है आपका, इरेशनल है। √2 क्या है आपका, इरेशनल है। अभी कुछ देर पहले आपने ये देखा कि √2 तो इरेशनल है ही, और जो चीज है ही और उसी को प्रूफ करना है। तो जो चीज वास्तव में होती है और उसी चीज को अगर आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो वैसे सवालों में हमेशा क्या लगता है, कंट्राडिक्शन लगता है। कंट्राडिक्शन करने का मतलब है कि हम मान के चलेंगे कि वो चीज रैशनल नहीं इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल है, और अपने ही माने हुए एजम्पशन को क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। जब अपने ही स्टेटमेंट को गलत साबित कर देंगे तो वही चीज क्या कहलाती है, कंट्राडिक्शन। जैसे मान लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है पेन है, क्या है, पेन है। तो आप मान लीजिए कि इसको प्रूफ करने के नहीं, प्रूफ कीजिए कि ये मार्कर है। तो अगर इसको प्रूफ करना होगा कि ये मार्कर है तो हम मान लेंगे कि नहीं ये मार्कर नहीं है, क्या है, पेन है। और आप जानते हैं कि पेन को अगर हम पेपर पे लिखते हैं तो वो इरेज नहीं होता है। ओके, तो हमने पेपर पे लिख लिया, मान लीजिए हमने राम लिख लिया तो पेपर का हमने राम लिख लिया और मिटा दिया, तो मिटा दिया। तो हमने देखा कि हमने माना था तो ये पेन, और अगर पेन ये होता पेपर पे लिखते तो मिटता नहीं, इरेज नहीं होता, मतलब इरेज हो गया, मतलब कि ये पेन नहीं है। यानी जो हम माने थे वो क्या है, गलत है, और अब पेन नहीं है तो ये क्या है, ये मार्कर है। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी कंट्राडिक्ट कराएंगे। देखिए, तो चलिए चलते हैं। हम लोग को प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल। वैसे तो वास्तव में देखा जाए तो √2 क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हमने जस्ट पहले ये भी देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर अंडर स्क्वायर रूट हो तो वो क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। लेकिन इसी बात को हम लोगों को क्या करने के लिए पूछ दिया, प्रूफ करने के लिए बोल दिया। ओके, चलिए ठीक है। तो हम इसमें कंट्राडिक्शन लगाएंगे, यानी इस चीज के विपरीत हम एक चीज मानेंगे और उसी माने हुए चीज को अपन क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज वास्तव में जो है वही है। ओके, तो चलिए, तो √2 इज इरेशनल ये करना है। तो अगर ये संभव है, इफ इट इज पॉसिबल, देन वी assume √2 is a rational। मान लिया हमने, अगर ये रैशनल है सो √2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे आपका P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q नॉट इज इक्वल टू 0, और साथ ही साथ यहाँ पे जो P एंड Q होने चाहिए, P एंड Q है HCF 1।
P and Q have HCF 1। हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि जब भी कोई अगर आपका इरेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा और P बाई Q के फॉर्म में है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इन P और Q के पास हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका 1 होगा। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं रैशनल नंबर के बारे में। देखिए रैशनल नंबर किसको कहते हैं? देखिए रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग या तो P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर वो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं, जहां पे वेयर P मान लीजिए रैशनल है कोई, वो P बाई Q के फॉर्म में है या एक्सप्रेसिबल है वो P बाई Q के फॉर्म में। ओके, तो वेयर P और Q जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। Q जो होगा आपका 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो आपके P एंड Q है, P एंड Q शुड बी रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए या फिर को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ओके, ये रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपसे कोई भी पूछे कि को प्राइम क्या होता है और फिर अगर आपसे पूछे कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम हो चाहे रिलेटिवली प्राइम हो, दोनों में दो इंटीजर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। 2 इंटीजर्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें कैसे इंटीजर्स होते हैं, तो प्राइम इंटीजर्स होते हैं, और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम इंटीजर हो। ओके, जैसे मैं बात कहूँ कि 2 3 को प्राइम है, 3 5 को प्राइम है, 7 11 को प्राइम है, यानी किसी भी 2 प्राइम का ग्रुप क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है। और रिलेटिवली प्राइम किसको कहते हैं, 2 नंबर का ग्रुप हो, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप हो, बशर्ते उन दोनों का जो HCF हो वो क्या हो, 1 हो। HCF क्या होना चाहिए, 1, यानी कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल 4 9 5 11 6 एंड 30, ये सारे के सारे आपके क्या है, को प्राइम है। और एक बात ये भी आप देख सकते हैं कि जो को प्राइम है, हर एक को प्राइम आपका क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। और अगर प्राइम नंबर का ग्रुप है तो प्राइम नंबर में तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, इसीलिए हर एक को प्राइम आपका क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। लेकिन हर एक रिलेटिवली प्राइम आपका को प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम आपका को प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि को प्राइम होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इस बातचीत को P एंड Q हैव HCF 1 भी लिख सकते हैं आप, या फिर P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे तब तक ये जो √2 है वो आपका इरेशनल नंबर स्टेटमेंट के बेसिस पे प्रूफ नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये मानना जरूरी है कि P एंड Q हैव HCF 1। चले आगे, आई थिंक ये भी बात आप समझ गए होंगे। Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि इन्फिनिटी आता है। सो Q नॉट इज इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे √2 को हमने मान लिया रेशनल है तो P बाई Q के फॉर्म में लिख लिया। P एंड Q बिलोंग टू I और Q आपका 0 नहीं है, और साथ ही साथ P एंड Q हैव HCF 1, ये मान लिया हमने। ठीक है जी, अब देखिए यही इरेशनल है। अब इस इरेशनलिटी को क्या करना है, हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, यानी इसी बातचीत को आप क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ओके, अभी हमने 1.3 थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a स्क्वायर अगर डिविजिबल है p से, जहाँ पे p आपका प्राइम है, तो a भी डिविजिबल होगा किससे, p से। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है आपका, प्राइम है, p क्या है आपका, इंटीजर है, तो p स्क्वायर यहाँ डिविजिबल है किससे, 2 से। हियर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो P will also be divisible by 2, यानी P भी आपका किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अगर P आपका 2 से डिविजिबल है तो यानी P के पास एक फैक्टर क्या है, 2 है। अगर
P अगर आपका डिविजिबल है 2 से, यानी कहने का मतलब है कि P के पास एक फैक्टर क्या है, 2 है, किसके अलावा, 1 के अलावा। ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हियर P is divisible by 2, let the quotient be T। हम मान लेते हैं कि कोसेंट क्या है, T है। अगर P डिविजिबल है 2 से तो कोसेंट मान लेते हैं कि T है। अगर कोसेंट T है तो लेमा याद कीजिए, लेमा के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 2T लिख सकते हैं। तो हमारे पास P की तो वैल्यू है नहीं, P स्क्वायर की वैल्यू है ना, P स्क्वायर की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4T स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम P स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2Q स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4T स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, 2 जब 4 होता है कट गया, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2T स्क्वायर। क्या हो गया, 2T स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि देख सकते हैं कि 2 आपका क्या है, प्राइम है ना, और Q आपका क्या है, इंटीजर है। तो Q अगर इंटीजर है तो Q स्क्वायर डिविजिबल है जब 2 से, जहाँ पे 2 आपका क्या है, प्राइम है, इसीलिए सो Q विल बी डिविजिबल बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P भी डिविजिबल है 2 से और Q भी डिविजिबल है 2 से। हियर we can see that P and Q have common factor 2 other than 1। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि P and Q के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, अदर देन 1, विच कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, विच contradicts our assumption। जो हम मान के चले थे वो तो नहीं है, क्योंकि हम मान के चले थे कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। तो जब कॉमन फैक्टर 2 आ गया, यानी कहने का मतलब है जो हमारा assumption है वो assumption क्या है, रॉन्ग है, which contradict our assumption, hence root 2 is irrational। रूट 2 जो है आपका क्या है, इरेशनल है। ओके, फिर से मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। रूट 2 तो इरेशनल है ही, लेकिन जो चीज़ वास्तव में है वही चीज़ आपसे पूछ लिया गया है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंट्राडिक्शन लगाएंगे। तो इरेशनल के ठीक अपोजिट क्या होता है, रैशनल होता है। तो हम मान लेंगे कि अगर ये संभव है तो रूट 2 क्या है आपका, रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में होगा, और P/Q के फॉर्म में होगा तो जहाँ पे P और Q क्या है आपके इंटीजर है, साथ ही साथ Q आपका 0 नहीं है, और साथ ही साथ P एंड Q है HCF क्या है, 1 है, यानी P एंड Q आर को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम आप बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो रेशनल है और ये वाला पार्ट इरेशनल है, तो क्यों ना हम इरेशनलिटी को हटा दें। इरेशनलिटी को इरेशनल को हटाने के लिए, यहाँ पे रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब हमने स्क्वायर किया बोथ द साइड तो हमने देखा 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका 2Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 आपका प्राइम है और P आपका इंटीजर है, तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो जब P स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो थ्योरम 1.3 से हम बोल सकते हैं कि P विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2, यानी P के पास एक फैक्टर और है, क्या है, 2 है, किसके अलावा, 1 के अलावा। चलिए एक बात तो तय हो गई। फिर अगर P आपका डिविजिबल है 2 से, तो वहाँ पे हमने कोसेंट क्या मान लिया, T, तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2T। तो P इज इक्वल टू 2T लिख सकते हैं, लेकिन P की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए हमने क्या कर दिया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू है, P स्क्वायर की वैल्यू है। तो जब हमने स्क्वायरिंग किया बोथ द साइड, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4T स्क्वायर, यानी 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4T स्क्वायर, काटा यहाँ पे 2 2 4 2, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2T स्क्वायर। फिर से वही बात होगी, 2 क्या है आपका प्राइम है, Q क्या है इंटीजर है, तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसीलिए हम बोल सकते हैं Q विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे इस बात से और इस बात से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे P एंड Q के पास कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, किसके अलावा, 1 के अलावा। जो 1 के अलावा कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कहने का मतलब कि हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। मान के चले थे कुछ और, हो रहा है कुछ और, यानी जो माने थे वो हमने क्या माना है, गलत माना है, यानी वो चीज़ आपकी रेशनल नहीं है बल्कि क्या है, इरेशनल है। ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस सवाल
को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे √2 ना दे करके अब यहाँ पे क्या दे देगा आपको कि √p इज इरेशनल, जहाँ पे p बिलोंग टू प्राइम नंबर। किससे बिलोंग करेगा? प्राइम नंबर से बिलोंग करेगा। जब p आपका प्राइम नंबर है तो हम मान लेंगे कि इफ इट इज पॉसिबल देन वी एज्यूम √p इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम कर लेंगे √p और यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे इसको a/b में, जहाँ पे a और b आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे। b आपका 0 नहीं होगा और a और b के पास कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, यानी HCF क्या होगा? 1 होगा। आप क्या करेंगे? इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपका a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pb² हो जाएगा। a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? pb² हो जाएगा। यानी कहने का मतलब p प्राइम है और ये कोई इंटीजर है, तो यहाँ पे जो आपका a² होगा वो डिविजिबल होगा किससे? आपका p से। तो p से डिविजिबल है, यानी कहने का मतलब कि a भी आपका डिविजिबल होगा किससे? p से। a भी डिविजिबल होगा किससे? आपका p से। अगर a डिविजिबल है p से, अगर यहाँ पे a डिविजिबल है आपका p से, तो हम मान लेंगे कि कोसेंट क्या है? t है। अगर कोसेंट t है तो हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू आपका pt, लिख सकते हैं। फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? a² इज इक्वल टू p² तो a² के बदले में क्या लिख सकते हैं? pb²। a² के बदले में क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग pb² लिख सकते हैं। ये हो गया p² t²। तो p से 1p खत्म, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपका b² इज इक्वल टू आपका pt², यही होगा? नहीं, अब यहाँ पे जो आपका b² है वो किससे डिविजिबल होगा? p से। अब यहाँ जो b² है वो किससे डिविजिबल होगा? p से। यानी कहने का मतलब कि b भी आपका क्या होगा? डिविजिबल किससे? p से। तो हियर वी कैन सी दैट कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर p अदर देन 1, तो विच कंट्राडिक्ट आवर assumption, हेंस अब यहाँ पे लिख देंगे आप √p इज इरेशनल। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है √7, √11, √13। तो जहाँ जहाँ p है वहाँ क्या डाल देंगे? √13, √11, √7 में जहाँ जहाँ p है वहाँ 7 डाल देंगे, 11 डाल देंगे, 13 डाल देंगे। सारी कहानी ऐसे ही प्रोसीजर को क्या करेंगे? आप फॉलो करेंगे। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड, इरेशनलिटी से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।